बड़ी चर्चा है कि जैविक खेती का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। क्या है जैविक खेती? जी, जैविक खेती खेती करने का एक तरीका है। ये कोई नया तरीका नहीं है। हमारे जो पुरखे हैं पहले से ही जैविक खेती करते आ रहे हैं। इसमें क्या है कि हम किसी भी फसल को उगाने के लिए कोई भी रसायन इस्तेमाल नहीं करते। जैसे डायमोनियम फॉस्फेट है, यूरिया है या कोई भी इंसेक्टिसाइड इसमें नहीं डालते हैं। और खेती केवल प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहती है। और बीज की बात करें तो इस पद्धति के अंदर बीज भी देसी वैरायटियों का उगाया जाता है। देसी जो प्रजाति हैं उन्हीं को उगाना अच्छा माना जाता है। तो जैविक खेती करने से किसान का थोड़ा शुरू में तो उपज घटता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद चलकर आगे चल के उसका जो उत्पादन है वो अच्छा मिलता है। अगर हम कहें कि जैविक खेती कैसे करें, तो जैविक खेती करने के लिए किसान को चाहिए कि गाय भैंस या पशुपालन ज़रूर करें, क्योंकि यही इसका जैविक का आधार है। जो पोषक तत्वों की हम पूर्ति करते हैं इसमें, वो प्राकृतिक जो स्रोत हैं हमारे उससे की जाती है। जैसे पशुपालन कोई किसान किया है तो उसका गोबर और मलमूत्र को कंपोस्ट बनाकर या फिर वर्मी कंपोस्ट बनाकर खेत में डालते हैं। और कुछ हमारे जो फसलें हैं वो भी उगाते हैं इसमें। जैसे कुछ अंतराल पर यहाँ पर हम ढैंचे की फसल बोते हैं। ढैंचा एक ऐसी फसल है जिसको बोने से वातावरण की नाइट्रोजन का एकत्रीकरण ज़मीन के अंदर होता है। अगर ढैंचे की फसल बोएं तो लगभग 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर डालना चाहिए किसान को। और गेहूं की कटाई के तत्काल बाद इसकी बुआई कर दें। उसके बाद जैसे वो फसल बढ़ेगी तो उसमें जड़ों में ग्रंथियां बन जाती हैं। और वो ग्रंथियां जो है वो बैक्टीरिया का घर है। अगर सीधी भाषा में हम कहें, ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम प्रजाति के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर इकट्ठा करते हैं। औसत रूप से देखा जाए तो 40 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन ढैंचे की फसल मात्र 40 से 50 दिन में इकट्ठा कर देती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ढैंचे की जो फसल होती है हमारी खड़ी हुई ग्रीन अवस्था में, उसको हम हैरो की सहायता से मिट्टी में मिला देते हैं और पानी भर देते हैं। उसके तत्काल बाद धान की फसल की रोपाई कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ढैंचे की फसल वहीं पर उगाएं जहाँ पर सिंचाई का पर्याप्त साधन हो, लोलैंड ज़मीन हो, नीचा एरिया हो। नीचे एरिया में सामान्य रूप से देखते हैं वर्षा काल के दौरान अपने आप ही पानी आ जाता है। तो जहाँ नीचा एरिया है और पानी का पर्याप्त साधन है वहाँ पर ढैंचे को उगा दें। तो ये इससे लाभ रहेगा कि हमको फसलों के उगाने में रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जैविक खेती के माध्यम से क्या उत्पादन में फर्क आता है? कम उत्पादन होता है क्या? शुरू में इसमें उत्पादन थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि लगातार फसलों के उगाने से खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो घट गई है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर ज़िला सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो इसकी यहाँ की ज़मीन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फ़र की कमी आंकी जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों से नमूना लेने से पता चला है कि जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का एरिया है इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, सल्फ़र तत्वों की कमी होती जा रही है। तो उसकी पूर्ति एकदम करना संभव नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे कई साल तक हम जैविक खादों का इस्तेमाल करेंगे, केंचुए की खाद का इस्तेमाल करेंगे,
या फिर मछली की खाद का इस्तेमाल करेंगे तो सुधार आ जाएगा। साथ ही साथ फसल चक्र का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है। रासायनिक विधि से खेती कितना खतरनाक साबित होगा आने वाली पीढ़ी? जी जी, इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि अभी आप भी आए दिन न्यूज़ में हम देखते हैं, जैसे पंजाब का नाम बड़ा आगे आ रहा है, वहाँ पर रसायन की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं किसान लोग, और वहाँ पर कैंसर की भयावह बीमारी फैल चुकी है। और वहाँ से एक ट्रेन चलती है जिसको कैंसर एक्सप्रेस भी कुछ लोग कहते हैं। कैंसर ट्रेन के नाम से वो ऐसी ट्रेन हो गई है। रोज़ कैंसर के रोगी वहाँ से बैठ के, जहाँ भी कैंसर के अस्पताल हैं जैसे बेंगलोर आदि का नाम सुना है मैंने, वहाँ पर लोग जाते हैं और इलाज कराते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रसायनों का किसानों ने अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अंधाधुंध उपयोग किया। जैसे मैं मान लीजिए एक बैग यूरिया का खेत में डाल रहा हूँ, तो पड़ोसी किसान सोचेगा कि मेरी उपज और अच्छी हो, मेरी फसल अच्छी हो, मैं 1.5 डालूँगा। ऐसे ही एक दूसरे को देखा देखी असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हम आए दिन देख रहे हैं कि हमारी फसल में काफ़ी रोग और कीड़े लगते हैं, उसकी बढ़वार नहीं उतनी हो पाती और फसल से हमें प्रति यूनिट एरिया में उपज बहुत कम मिलती है। तो जैविक खेती अपनाकर किसान उपज तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो ज़मीन है उसका स्वास्थ्य बढ़ाएंगे, और आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसके लिए भी एक फ्यूचर मिलेगा। तो जैविक खेती लोग बेच नहीं पाते, जैविक खेती का जो उत्पादक होता है उसको बेचने का लोगों को मार्केट नहीं मिल पाता, ये शिकायत बराबर बनी रहती है। इसमें थोड़ा जानकारी के अभाव में ये समस्या आती है। कुछ जो बाज़ार हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली आज़ादपुर मंडी की मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे नज़दीक, या फिर बनारस की भी आप बात करें, वहाँ पर भी किसान अपना प्रोडक्ट ले जा सकता है और वो उसको ये मेंशन करे कि ये हमारा उत्पाद जैविक है। उसके लिए भारत सरकार द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है किसान को। और राष्ट्रीय जैविक खेती बोर्ड गाज़ियाबाद में जिसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर किसान जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उनकी टीम वहाँ पर आएगी और देखेगी फार्म की स्थिति क्या है। तो लगातार कम से कम 7 साल तक कंटिन्यू कोई भी रसायन नहीं डालेगा, फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो चेक होगा, केमिकल उसका एनालिसिस होगा, उसके बाद वो सर्टिफाइड कर देंगे कि जैविक उत्पाद है। अगर ऐसा नहीं कर सकता है किसान, तो कम से कम 10 किसानों की टीम एक बन सकती है आपस में बन के, और वो एक ग्रुप में जैविक खेती अपनाएं, ईमानदारी के साथ अपना ग्रुप बनाएं और उसमें कोई भी रसायन ना डालें, और फिर वो अपने आप भी उसको टैग दे सकते हैं। जैसे 10 आदमियों का ग्रुप, कहते हैं कि पंच परमेश्वर होते हैं, तो ग्रुप रहेगा उनका, वो ग्रुप में उगाएंगे और वो अपनी तरफ से एक शपथ पत्र देंगे, एफिडेविट देंगे कि हमारा जैविक जो है उत्पाद जैविक है, तो इससे सर्टिफाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे किसी बाज़ार में जाएंगे या मॉल के अंदर भी, जो जगह जगह हर बाज़ारों में जो मॉल खुले हुए हैं, वहाँ पर भी किसान लोग उनसे बात करके अपना उत्पाद दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं आए दिन के मॉल में आप देखेंगे सामान्य जो दालें हैं या सब्जियां हैं, उनका रेट जैविक जो उत्पाद होगा सामान्य का कम रहेगा और जैविक का अधिक रहेगा। तो सामान्य सभी लोग चाहते हैं कि हम जो है रसायन मुक्त उत्पाद हमें मिले, मगर मजबूरी है कि उसको मिल नहीं रहा है। तो ठीक है सर, अगर मिर्ज़ापुर के किसान चाहें कि जैविक खेती करें और सरकारी रूप से मान्यता मिले, तो वो कहाँ संपर्क करें, कैसे करें? हाँ, इसके लिए गाज़ियाबाद राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, जो मैंने बताया है राष्ट्रीय जैविक बोर्ड है, राष्ट्रीय जैविक खेती बोर्ड है, वहाँ पर गाज़ियाबाद में उसका ऑफिस है। इंटरनेट पे भी किसान लोग उसको सर्च कर सकते हैं, उसमें पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सब दिया हुआ है।
तो वहाँ पर जाके उनसे मिलें और उसको सर्टिफाइड अपनी खेती को करा के अपना जो है उत्पाद, जैविक उत्पाद बनाकर बेच सकते हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि ये विधि हमारे पुरखों ने पहले से ही अपनाई है। हिंदुस्तान के अंदर हम बात करें कि रसायनों का इस्तेमाल आज़ादी के बाद ही हुआ है ज़्यादा। सर, क्या जी उपभोक्ता के पास कोई पैमाना है ये जांचने का कि ये उत्पाद जैविक है या रासायनिक है? सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो लुकिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन जैसे जिसमें केमिकल पड़ा होगा उसका लुकिंग अच्छा आता है, मतलब देखने में वो सुंदर लगेगा। जैसे लौकी है तो हरी लगेगी उसको काफ़ी कि ग्रीन है, सॉफ्ट भी लगेगी, मुलायम भी लगेगी। अगर जैविक की हम बात करेंगे, जैसे देसी प्रजाति है, एक गांव का आदमी आप देखोगे और एक शहर का आदमी देखेंगे, जैसे उसके फैशन में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, सामान्य मैं बात बोल रहा हूँ। ऐसे ही जैविक जो उत्पाद होगा उसका लुकिंग थोड़ा रफ हो सकता है, मतलब देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा। और अगर पका के खाएगा, बना के खाएगा, तब भी टेस्ट में अपने आप अनुभव कर सकता है खाकर। ये तो बताया सामान्य विधि मैंने। इसके बाद अगर कोई जागरूक किसान है, जानना चाहते हैं, तो उसका केमिकल एनालिसिस करा सकता है। प्रोडक्ट का केमिकल एनालिसिस करके सब पता चला जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या मात्रा में क्या क्या चीज़ है। तो ये है। ये तो मैं बात कर रहा था कि मार्केटिंग कैसे करें। अब तो मार्केटिंग किसान का एक दुर्भाग्य है और अपना दुर्भाग्य खुद हम लोग तैयार करते हैं। देखो, 6 महीने तक हमने कोई फसल उगाई, निराई गुड़ाई किया, पानी दिया, रखवाली किया, काट लिया, बोरा पैकिंग किया, या सब्जी है तो टोकरियों में ले गए। उसके बाद हम बाज़ार में चले गए, बाज़ार में जाकर हमने अपना माल बेच दिया। तो मैं किसान भाइयों को यही अपील करना चाहूँगा, ये भी अपील करता हूँ साथ साथ में, कि अपने प्रोडक्ट को बेचने में भी आगे आएँ। जैसे 10 किसान मिलकर आपस में एक अपना जो है सेल काउंटर कहीं पर भी वो खोल सकते हैं कि यहाँ पर जैविक उत्पाद मिलेगा। मान लीजिए आप आज मेरे पास उत्पाद तैयार है, कल को आपके पास उत्पाद तैयार है, तीसरे दिन किसी के पास उत्पाद तैयार है जैविक का, तो वहाँ पर वो ले जाएंगे। पर्यावरण पर भी असर पड़ता है जैविक खेती से? जी, पर्यावरण में भी ये लाभदायक है। पर्यावरण में यही है कि ज़मीन का जो है, ज़मीन का विषैलापन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ज़मीन के अंदर भी जब हम जहर डाल रहे हैं इंसेक्ट को मारने के लिए या किसी घास को मारने के लिए, आए दिन शॉर्टकट मेथड अपनाते हुए हम क्या करते हैं कि उसमें दवाई डाल देते हैं कि यार लेबर नहीं मिला है। लेबर क्यों नहीं मिला है इसका भी मैं कारण बता दे रहा हूँ। लेबर इसलिए भी नहीं मिल रहा है कि एक मज़दूर को जो मजदूरी चाहिए, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ, कि जब जो मज़दूर को मजदूरी चाहिए उसको उचित मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे मुश्किल से 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको देते हैं। अगर मैं बात करूँ 200 रुपये प्रतिदिन, जैसे एक परिवार में एक काम करने वाला है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं उदाहरण के लिए, और उसका मजदूरी मात्र 200 रुपये है, खेत में काम करेगा वो। अब बताइए वो 200 रुपये में 4 आदमियों का पेट कैसे भरेगा? तो मजदूर जो है शहर की तरफ भाग रहा है, उसको वापस लाना होगा। कैसे? उसको ऐसे ही वापस लाना होगा। मान लीजिए मजदूरी नहीं हम बढ़ा सकते हैं, समस्या है, तो उसको हम कुछ उत्पाद दे दें जिससे कि थोड़ा उसको लगेगा कि हाँ भाई खेती मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ मिल रहा है। जैसे उसे कहें कि आप पशु पाल लीजिए और चारा यहाँ से आप ले जाओ हमारे खेत खलियान में से। मान लीजिए 2 पशु पाल रहा है, उसको कहा जाए कि चारा हम आपको फ्री में देंगे और आपका हम गोबर ले लेंगे बस, तो मजदूर भी तैयार हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं डॉक्टर संजीत कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र,
जो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या